हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर हो और एक रेसिस्टर हो और डीसी सप्लाई हो, मतलब जो हमारी बैटरी थी वो डायरेक्ट करंट वाली बैटरी थी। तो कैसे ग्रोथ होता था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करें। अगर तो मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है या सेल है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है S1, फिर यहाँ पे भी एक स्विच मैं लगा देता हूँ S2। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक अलग सर्किट बनाया था, बट ऑल आर सेम थिंग हियर। यहाँ पे एक रेसिस्टर हो, फिर एक इंडक्टर हो, या पहले इंडक्टर ले लो बाद में रेसिस्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। EMF E है, इसका रेसिस्टेंस R है और इसका इंडक्टेंस L है। इनिशियली मान लीजिए S1 is closed and S2 is open। पहले S1 क्लोज है और S2 क्या है, ओपन है पहले। तो जब ये क्लोज है, ये ओपन है, तो ये बीच वाले कनेक्टिंग वायर का कोई मतलब नहीं है। उस समय क्या हो रहा होगा, तो यहाँ से करंट निकल रहा होगा। फिर हमने देखा था कि करंट ग्रो करते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा सर्किट इस टाइप से बिहेव करता है जैसे ये इंडक्टर एक सिंपल वायर हो, कनेक्टिंग वायर हो, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच एक सिंपल वायर से रिप्लेस भी कर देते थे तो काम बन जाता था। मतलब इनिशियली ये इंडक्टर है ना अपोज करता था, बाद में अपोज करना भी बंद कर देता था आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट को, जो करंट हमें ऐसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाती। तो हम लोगों ने देखा था कि इनिशियली करंट 0 था हमारे सर्किट में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे सर्किट में करंट है ना मैक्सिमम को अचीव किया। वो मैक्सिमम करंट कितना था, तो E/R था। और किसी भी इंस्टेंट पे उस समय हम लोग देखते थे तो I at any instant t was E/R into 1 minus e to the power minus RT by L। This was the expression हमने देखा था। ये ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला है। फिर हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था। E/R मैक्सिमम करंट है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं I at t is equal to I0। I0 is the maximum current, that is E/R into 1 minus e to the power minus RT by L। ये हम लोगों ने देखा था। ग्राफ की बात करो तो IT ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। IT ग्राफ इट वाज लाइक दिस, मैक्सिमम को अटेन करता था आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये हाइट कितनी थी, तो ये हाइट I0 थी। फिर हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया, L/R इज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ये भी हम लोगों ने डिफाइन किया। RC सर्किट से जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट था इसका। वहां क्या होता था, तो T0 पे वो जीरो रेसिस्टेंस शो करता था, कौन, कैपेसिटर। लेकिन T0 पे ये इंडक्टर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस शो करता है। मतलब जो हाल इस सर्किट का T इन्फिनिटी पे है वैसा ही सिमिलर सिचुएशन RC सर्किट में T0 पे होता था। और जो सिचुएशन वहां T इन्फिनिटी पे क्रिएट होता था वैसा ही सिचुएशन यहाँ T 0 पे क्रिएट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि चलो ठीक है S1 तो क्लोज है, लेकिन S1 क्लोज है, इसमें स्टीडी करंट जाना शुरू हो गया है ना। T इन्फिनिटी अगर डालेंगे तो ये I0 आ जाएगा, क्योंकि T इन्फिनिटी पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, करंट I0 हो जाएगा। लेकिन एकाएक हमने क्या किया, एकाएक हमने S1 को आफ्टर स्टीडी स्टेट इफ S1 इज ओपन, S1 को ओपन कर दिया जाए एंड S2 को क्लोज कर दिया जाए, मतलब अब आपने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, ये खत्म, लेकिन अब आपने इसको क्लोज कर दिया, यानी अब इस बैटरी से कोई मतलब नहीं है, ये डमी हो गया। ये ऊपर वाला जो पार्ट है बैटरी के साथ स्विच S1, ये हमारा क्या हो गया, तो ये सपोज डमी हो गया। तो जैसे ही ये डमी हुआ अब हमारा क्या काम हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि अब चूंकि करंट तो जा रहा था, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा था। अब इस करंट, अब आप नीचे की सर्किट को देखो तो ये सर्किट हमारा बेसिकली ऐसा कुछ बन जाएगा। दिस सर्किट विल बी लाइक दिस, दिस इज R, दिस इज L, है ना, ये R और ये L। अब होगा क्या, तो चूंकि इस पार्ट में कहीं बैटरी तो है नहीं, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं सीधे रिजल्ट पे आता हूँ। यहाँ पे करंट डीके करना शुरू हो जाएगा। इस सर्किट में करंट
क्योंकि पहले से तो था, कितना करंट था, तो आई नॉट करंट तो फ्लो कर रहा था, स्टेडी स्टेट रीच कर गए थे, आई नॉट करंट जा रहा था। अब अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया जाए स्विच के साथ, तो क्या अभी भी इसमें आई नॉट करंट ही जाएगा? तो जवाब है नहीं। अब इसमें करंट का क्या होगा, तो करंट डिक्रीज करेगा, और वो भी कैसे डिक्रीज करेगा, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो इस सर्किट में डिके ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? डिके ऑफ करंट। जब तक बैटरी लगी थी ग्रोथ ऑफ करंट हुआ था, तो ये एक्सप्रेशन ग्रोथ ऑफ करंट का है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब डिके ऑफ करंट स्टार्ट होगा, करंट एक्सपोनेंशियली अब यहां डिक्रीज करना शुरू होगा, और अब किसी इंस्टेंट पे, यानी आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, सपोज S1 को ओपन किया और S2 को क्लोज किया, और मान लो ये वाला इंस्टेंट जब S1 को आपने ओपन किया और S2 को क्लोज किया, वो t इज इक्वल टू 0 का इंस्टेंट था। तो अब एट t इज इक्वल टू t, यानी करंट एट एनी टाइम t, I एट एनी टाइम t, अब जो होगा वो होगा I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। सो यहाँ पे अगर करंट टाइम ग्राफ की बात करो, तो करंट टाइम ग्राफ इस सर्किट में जब डिके होता है लाइक दिस, करंट डिके करना शुरू कर जाता है, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ देखो, अगर वन टाइम कांस्टेंट की बात करो, एट t इज इक्वल टू एल बाई आर, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर, टी कितना, एल बाई आर, और एल तो नीचे है ही, एल एल आर आर कैंसिल, ये हो जाएगा आई नॉट बाई ई, क्योंकि ई टू द पावर माइनस वन बाई ई, आई नॉट बाई ई का मतलब मैक्सिमम का बाई 2.6, तो ये होता है लगभग 0.37 के आसपास, यानी एट टी इज इक्वल टू एल बाई आर अगर ये टाइम हो, तो मैक्सिमम करंट का ये हाइट जो होता है ना, ये करीबन 0.37 आई नॉट हो जाता है, 0.37 आई नॉट, दिस इज द मैक्सिमम करंट। ये हाइट कितनी है, तो ये आई नॉट है। करंट मैक्सिमम से डिक्रीज करते 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 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट इसमें जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस सर्किट में करंट, आई नॉट बाई ई। दूसरी चीज, अगर यहां से कोई पूछ दे किसी भी इंस्टेंट पे, अगर मेरे से कोई पूछ दे कि रेसिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आई इंटू आर, है ना। तो रेसिस्टर के क्रॉस अगर बहुत सारी चीजें यहां पूछी जा सकती है, जैसे डिके ऑफ करंट हो रहा है, तो V अक्रॉस R एट एनी टाइम t इज इक्वल टू I एट एनी टाइम t इंटू R, ओम्स लॉ। तो I एट एनी टाइम t हमें पता है, I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इंटू आर कर देंगे। उसी तरीके से V एट अक्रॉस L एट एनी टाइम की क्या हो जाएगा, तो ये एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, हम जानते हैं फैराडेज लॉ, एल डी आई बाई डी टी। तो L तो कांस्टेंट है, इंडक्टर का इंडक्टेंस, और डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो डी आई बाई डी टी हम निकाल लेंगे, क्योंकि आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है ना। तो एल डी आई बाई डी टी से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी, अब जैसे ग्रोथ में भी ये सारी चीजें पूछी जा सकती थी, जब ग्रोथ हो रहा था तो S2 ओपन था, S1 क्लोज था, करंट ग्रो कर रहा था, फिर उस इंस्टेंट पे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, तो आई इंटू आर, और आई कितना लेते हैं, लेकिन ध्यान ये रखे कि ग्रोथ ऑफ करंट के समय करंट का ये इक्वेशन होता है ना, जब बैटरी लगी हुई होती है, S2 ओपन होता है और S1 क्लोज होता है, उस समय ये वाली सर्किट में, ऊपर वाली सर्किट में, क्योंकि बीच वाले का तो कोई मतलब नहीं है, जब ग्रोथ हो रहा है तब करंट का इक्वेशन ये होता है, लेकिन करंट जब डिके करता है तो करंट का इक्वेशन ये हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ग्रोथ का एक्सप्रेशन करंट का अलग होता है, और डिके का एक्सप्रेशन अलग होता है। डिके कब होता है, तो डिके जब S1 को आप ओपन करते हैं, S2 को क्लोज करते हैं, तब डिके स्टार्ट हो जाता है, सेम ही सर्किट में। यहाँ भी टाइम कांस्टेंट एल बाई आर ही डिफाइन होता है, वहां भी एल बाई आर ही डिफाइन होता है। जूम सेशन में इस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलसी ऑक्सीडेशन, एलसी ऑक्सीडेशन क्या है? एलसी ऑक्सीडेशन
अभी एक चीज देखी थी हम लोगों ने डिके ऑफ करंट में, कि जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट किया था करंट भी डिक्रीज करना शुरू कर गया था। मतलब S1 को ओपन करके जब S2 को क्लोज किया था, प्रीवियस सर्किट में आपने देखा होगा, तो हमारे सर्किट में केवल एक इंडक्टर बचा था और एक रेसिस्टर बचा था। करंट चूंकि पहले से मेंटेन था, लेकिन वो मेंटेन्ड करंट आई नॉट डिक्रीज करते करते जीरो हो गया था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया था। यानी उस समय तक हम ये समझते थे कि किसी सर्किट में अगर बैटरी ना लगा हुआ हो तो करंट मेंटेन नहीं रहेगा, है ना, करंट डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू है? तो जवाब है नहीं। हम लोग अभी एक ऐसा सर्किट देखने जा रहे हैं जिस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, लेकिन करंट कंटिन्यूअसली उसमें रहेगा। वो बात अलग है कि करंट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन करंट मेंटेन्ड रहेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर इनफाइनाइट टाइम कह सकते हैं। लेकिन उस करंट को मेंटेन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लेना होगा। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे भी, कि जब कभी भी किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करके किसी इंडक्टर के क्रॉस जोड़ देते हैं तो चार्ज जो है ना वो हमारे कैपेसिटर पे ऑक्सीलेट करना शुरू कर जाता है। जिस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ते थे, जैसे किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साइन या कॉस का फंक्शन हो जाता था, उसकी वेलोसिटी साइन या कॉस की फंक्शन हो जाती थी, उसका एक्सेलरेशन भी साइन कॉस का फंक्शन हो जाता था। सेम लॉजिक से जब कभी भी किसी चार्ज कैपेसिटर को किसी इंडक्टर के क्रॉस जोड़ा जाता है, उस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज टाइम के साथ सिनुसॉइडली चेंज करने लगता है। उसी तरीके से उस इंडक्टर के क्रॉस का करंट भी टाइम के साथ सिनुसॉइडली चेंज करने लगता है। जिस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हुआ करते थे, वैसे ही इधर चार्ज, करंट और di/dt हुआ करेगा। बहुत सारी सिमिलरिटी यहाँ हम लोग अभी देखने वाले हैं। मतलब कुल मिला जुला के किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब इंडक्टर से हम जोड़ते हैं तो हमारा जो कैपेसिटर के प्लेट का जो चार्ज है वो SHM करना शुरू कर जाता है टाइम के साथ। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, और यहां एक स्विच है और यहां एक इंडक्टर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, ये स्विच S है जो कि अभी ओपन है। हमने क्या किया? हमने अपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, है ना, फुल्ली चार्ज कर लिया। प्लस Q0 चार्ज यहां दे दिया, माइनस Q0 चार्ज यहां होगा, जाहिर सी बात है, ये है हमारे पास पहले से। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस स्विच S को क्लोज करने जा रहे हैं। जैसे ही स्विच S को क्लोज करेंगे, यहां से चार्ज मूव करेगा और इस सर्किट में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर पहले से चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। मान लीजिए किसी एट t=0 हमने मान लीजिए इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद t=t पे सपोज ये सीन हो गया। सीन इज दिस, ये तो क्लोज हो गया, इंडक्टर के साथ सर्किट कंप्लीट हो गई कैपेसिटर की। यहाँ पे मान लो उस समय कुछ प्लस Q चार्ज है, स्मॉल q ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे उतना ही माइनस Q चार्ज होगा क्योंकि कैपेसिटर है, हम जानते हैं कैपेसिटेंस इसका C है। ये मान लो एट t=t का सीन है, हमें नहीं पता t=t पे कितना चार्ज है, t=t पे कितना चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, गौर कीजिए, अगर करंट की बात करूँ तो करंट कैसे फ्लो किया होगा? तो पॉजिटिव चार्ज पहले अच्छा खासा यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतना ही अपोजिट में है। करंट कैसे फ्लो किया होगा? तो करंट अभी ऐसे ही फ्लो किया होगा, है ना। तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये भी दिख रहा है, क्योंकि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज घटना स्टार्ट होगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन जरूर उल्टा डायरेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है, इस स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का रास्ता कौन देगा? तो इंडक्टर। ऑलराइट, तो मान लीजिए किसी t टाइम पे हमारा यहाँ पे प्लस स्मॉल q चार्ज है, यहाँ माइनस स्मॉल q चार्ज है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, हमारा इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। तो अगर इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ मैं लगाऊं, इस सर्किट में अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो किरचॉफ को सबसे पहली बात, करंट को यहाँ क्या लिखूंगा? तो करंट I क्या हो जाएगा? तो करंट I होगा, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि करंट तो dq/dt होता है, I=dq/dt। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना होगा, करंट I को हम dq/dt ना लिख के माइनस dq/dt लिखते हैं यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार एरो दे दिया करंट का, तो करंट तो इसी डायरेक्शन में है सच में, यानी यही जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वही करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अगर मैं एक बार डिसाइड कर लूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट को माइनस dq/dt लिखना होगा। कारण, क्योंकि टाइम के साथ कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो कैपेसिटर का चार्ज अगर पॉजिटिव प्लेट के चार्ज की ही हम बात करें और टाइम के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, तो dq/dt तो नेगेटिव हो जाएगा। तो
इससे करंट हमारा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है। इसलिए जब एक बार करंट का डायरेक्शन सही सही हमने ले लिया है तो अब मुझे करंट को माइनस डी क्यू बाई डी टी बनाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी पहले से ऑलरेडी नेगेटिव है, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो रिमेंबर वन थिंग, आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी यहाँ हम लोग लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जब यहाँ हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे कैसे लगेगा, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो माइनस से प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव, तो माइनस से प्लस यानी प्लस क्यू बाई सी है ना, किसी कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, तो करंट इधर मान लो क्योंकि पॉजिटिव है, इधर से करंट जा रहा होगा यानी करंट इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये कैसी बैटरी की तरह काम करेगा, ऐसी बैटरी की तरह काम करेगा, है ना। ऐसी बैटरी की तरह काम करने का मतलब क्योंकि करंट यहाँ से इंक्रीज कर रहा होगा ना इंडक्टर के क्रॉस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आगे जाएंगे तो बी ए माइनस बी बी, प्लस से माइनस यानी माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी लेने का रीजन आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि करंट पहले तो चार्ज फुली चार्ज था, कैपेसिटर फुली चार्ज था, जैसे ही स्विच क्लोज किए करंट जाना शुरू हुआ, यानी करंट अभी स्टार्टिंग में बढ़ रहा होगा। अभी हमें नहीं पता करंट हालांकि बाद में बढ़ के मैक्सिमाइज होकर फिर डिक्रीज करेगा, लेकिन मैंने मान लिया कि अभी करंट बढ़ ही रहा होगा। तो जब करंट बढ़ रहा होगा इंडक्टर के क्रॉस, तो हम जानते हैं कि इंडक्टर एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जो इंक्रीजिंग करंट को क्या करे, हैम्पर करे। तो ये अपनी पोलरिटी कुछ इस प्रकार बना लेगा, बैटरी का पॉजिटिव लेफ्ट में, नेगेटिव राइट में, ताकि राइट से लेफ्ट में करंट दे जो कि लेफ्ट से राइट वाले करंट को क्या करे, डिक्रीज करे। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई अगर माइनस डी क्यू बाई डी टी है तो डी आई बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी आई बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी टू क्यू बाई डी टी टू। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस एल डी आई बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। डी आई बाई डी टी चूंकि माइनस है तो माइनस ऑफ एल और डी आई बाई डी टी के बदले माइनस डी टू क्यू बाई डी टी टू पहले लिख दे रहा हूँ, अब प्लस क्यू बाई सी को मैं बाद में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी एल डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अगर एल से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूं, यहाँ के बाद मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एल से डिवाइड कर दूं तो बाई एल बाई एल बाई एल इज इक्वल टू 0 अगेन। ये हो जाएगा एल एल कैंसिल, डी टू क्यू बाई डी टी टू, डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन साइन या कॉस का फंक्शन होता है। हम जानते हैं, एसएचएम में भी आपने पढ़ा होगा, एसएचएम में पढ़ा होगा। हियर इज डी टू क्यू बाई डी टी टू। यहाँ जैसे आपने पढ़ा होगा, पता है कैसा पढ़ा होगा, आपने देखा होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ दिस इज द ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन जो होता है y इज इक्वल टू साइन समथिंग a साइन ओमेगा x जैसा या a कॉस ओमेगा x जैसा सॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से इसको अगर देखा जाए तो यहाँ y का काम कौन कर रहा है, चार्ज q, x का काम कौन कर रहा है, टाइम t। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x। तो उसी तरीके से यहाँ हम लोग लिखेंगे q इज इक्वल टू a, कुछ कांस्टेंट है अगर a है ना, और साइन चाहे कॉस, अगर मैं साइन ही लिख देता हूँ जैसे साइन ओमेगा एक्स प्लस 5 भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो साइन ए साइन ओमेगा तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन ओमेगा का काम कौन कर रहेगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ क्यू का कॉफिशिएंट 1/LC, ठीक है ना। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन इसका भी होगा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं सीधे डायरेक्ट ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। नीट वाले लोग आप सीधे इस रिजल्ट को याद रखेंगे, जेई वाले लोग तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते ही हैं, पढ़ेंगे, उनको तो सीधे पता भी होगा, आप डिराइव भी कर सकते हो, ऐसा सॉल्यूशन आपको पढ़ना भी होता है ना। डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस 1/LC इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे इस सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन होता है q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ध्यान रखेंगे Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। इससे इस इक्वेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ जैसे आप देखो t0 पे कितना चार्ज था, तो Q नॉट आप t0 पर करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पता है डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप तुरंत कंक्लूजन पे उतर जाओ और क्वेश्चंस करने के लायक हो जाओ। अदरवाइज यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के और कंडीशन सेटिस्फाई करके सारी चीजें निकाली जाती है। यहाँ ओमेगा क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो Q का कॉफिशिएंट है, हियर ओमेगा इज 1/√LC। कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा। ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM कहलाता है, जो कि 1/√L इंटू सी, इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस के बराबर होता है, 1/√L इंटू सी ओमेगा। तो हियर चार्ज इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज एट एनी टाइम t ऑन द कैपेसिटर। ये क्या है, तो Q स्मॉल q का मतलब किसी भी t टाइम पे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, नेगेटिव पे तो जस्ट नेगेटिव होगा, सही बात है। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। Q नॉट क्या है, तो मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज का मतलब कैपेसिटर को पहले से जो चार्ज करके आप रखे थे, स्विच ओपन था, फिर आपने क्लोज किया, तो कैपेसिटर में एक बार जितना भी चार्ज आप कर देंगे वही उसका मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा सर्किट के लिए। तो Q नॉट कॉस ओमेगा टी। आप t0 करोगे तो देख लो, t0 करते ही cos 0 1, Q नॉट चार्ज कितना है, Q नॉट देखो, किसी भी टी टाइम में जब जैसे ही टी टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो चार्ज क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा। कॉस का फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हम देख सकते हैं, अगर कोई कहेगा QT ग्राफ ड्रॉ करो, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन द कैपेसिटर ड्रॉ करो, तो t0 पे चार्ज मैक्सिमम और चार्ज फिर घटना स्टार्ट करेगा। सो इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ये कौन सा टाइम होगा, तो ये टाइम वो होगा जब चार्ज 0 होगा, यानी ये हो जाएगा ओमेगा t इज इक्वल टू π/2, है ना। तो ये टाइम हो जाएगा, दिस टाइम इज t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। ये कौन सा टाइम होगा, तो ये हो जाएगा π/ओमेगा। ये कौन सा टाइम होगा, तो π/ओमेगा में π/2 ओमेगा ऐड करो तो 3π/2 ओमेगा, लोग देख सकते हैं। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, t0 पे चार्ज मैक्सिमम, उसके बाद घटते 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 चार्ज 0, फिर चार्ज निगेटिव, मतलब π/2 ओमेगा टाइम के बाद चार्ज निगेटिव होने का मतलब ये है कि ये जो प्लेट था ना पॉजिटिव, ये निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंचते जाते हैं, पहले पहुंचते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं, स्विच को क्लोज करते ही इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इस पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रल करते 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंचते पहुंचते पहले प्लेट के चार्ज को 0 कर देता है। तो प्लेट के चार्ज को 0 करने का मतलब चार्ज 0, उसके बाद अभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही रहा होता है, यानी अब ये जो पॉजिटिव प्लेट था वो निगेटिव होना शुरू हो जाता है और जो निगेटिव प्लेट था वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, यानी प्लेट की पोलरिटी भी चेंज करती रहती है, यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद चार्ज निगेटिव होकर के फिर निगेटिव में बढ़ते 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 π/ओमेगा टाइम के बाद मैक्सिमम चार्ज यहाँ आ जाता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, फिर 0 हो जाता है, फिर अब ये अगेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ जाने के बाद अपना ये कितना हो जाएगा, तो 2π/ओमेगा हो जाएगा, 2π/ओमेगा, यानी 2π/ओमेगा टाइम के बाद ये फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, यानी आफ्टर वन टाइम पीरियड 2π/ओमेगा इज वन टाइम पीरियड, ये फिर से इसी सिचुएशन में आ जाएगा, फिर से इसी सिचुएशन में आ जाएगा। ये किसी भी टाइम पे है, अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर भी ड्रॉ करके हम लोग समझ सकते हैं कितने टाइम पे कितना होगा। यहाँ टाइम पीरियड को अगर हम 2π टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 2π/ओमेगा, तो π/2 ओमेगा क्या हो जाएगा, π/ओमेगा t/2 है, तो ये π/2 ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t/4 क्या हो जाएगा, π/2 ओमेगा, है ना। π/ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, तो t/2 लिख सकते हैं, यानी t/2 क्या हो जाएगा, π/ओमेगा। 3π/2 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, तो π/ओमेगा अगर हमारा t/2 है तो 3t/4 हो जाएगा। तो 3t/4 अगर लिखना होगा, आप अगर टाइम के फॉर्म में लिखे तो ये 3π/ओमेगा हो जाएगा, यानी दिस टाइम इज t/4, दिस टाइम इज t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2, दिस टाइम इज t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, जैसे ये t/4 है, ये भी t/4 है, ये भी t/4 है, ये भी t/4 है, तो 4t/4 इज इक्वल टू t 2π/ओमेगा, यानी ये सारे टाइम इंटरवल t/4 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 टाइम के है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, जैसे ही हमें आया किसी भी t टाइम पे चार्ज, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस dq/dt, I इज इक्वल टू माइनस dq/dt। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से तुरंत हम लोग करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं, है ना। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग निकाले तो व्हाट वी विल गेट इज
व्हाट वी विल गेट इज आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस तो रहेगा, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो क्यू नॉट बाहर, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट इज क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू, यानी किसी भी इंस्टेंट पे सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या है, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये क्यू नॉट ओमेगा क्या है, जाहिर सी बात है कि क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो क्यू नॉट ओमेगा ही होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, यानी दिस क्यू नॉट ओमेगा इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम चार्ज इनटू ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो व्हाट हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई नॉट का काम कौन करेगा, तो क्यू नॉट ओमेगा। अब हम देख सकते हैं जैसे t0 पे चार्ज मैक्सिमम है ना, t0 पे चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे मैक्सिमम, नेगेटिव पे उतना ही, लेकिन t0 पे करंट 0 होगा, यानी सर्किट में अभी कोई करंट नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि t इक्वल टू t/4 पे चार्ज 0 है, तो हम लोग देखेंगे करंट मैक्सिमम होगा। हालांकि ऐसा ही कुछ ग्राफ इसका भी होगा, लेकिन ये कॉस का ग्राफ है और इसका साइन का, करंट का ग्राफ साइन का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कोई कहेगा ड्रॉ करने को, तो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये IT ग्राफ हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये t/4 हो जाएगा, ये भी t/4 हो जाएगा, हम लोग रखते चले जाएंगे। तो ये t इक्वल टू 0 से शुरू होगा और साइन का फंक्शन हो जाएगा IT ग्राफ, और कॉस का फंक्शन हो जाएगा QT ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, पूरा फिगर बना के किस इंस्टेंट पे क्या सर्किट में कंडीशन होता है, वो सारी चीजें, मतलब हर t/4 टाइम के बाद प्लेट्स की पोलरिटी, करंट का वैल्यू, इंडक्टर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जूम सेशन में हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।